एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। जनरल अवेयरनेस की आपको क्लासेस दी जा रही हैं, पहले भी दी जा चुकी हैं। आप उसको प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है हर में आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। आप वहां से सर्च करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जो भी वीडियो अवेलेबल कराई जाती है टेलीग्राम पर लिंक और पीडीएफ भी शेयर कर दी जाती है। आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। आज इसके जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकते हैं जनरल अवेयरनेस के आपके एग्जाम की दृष्टि से, वही टॉपिक आपको रिवीजन के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपके पास अगर ल्यूसेंट की बुक हो या कोई घटना चक्र की हो या तो एनसीईआरटी सार की हो, मतलब कोई भी हो आपके पास, तो आप उससे पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। आपको जो चैनल के द्वारा दिया जा रहा है वो सिर्फ लास्ट टाइम में जो कि इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर हर एक एग्जाम में बनते हैं वही दिए जा रहे हैं। तो कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास हो तो पढ़िए, तो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार कलेक्शन चाहते हैं कि एक ही जगह आपको मिल जाए तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए वीडियो के, और जो क्लासेस मिल रही हैं आप उसको सुन लीजिए। उससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। सुनने से चीज़ें याद होती हैं। पीडीएफ भी आपको दे दूंगी जहाँ से भी इसको कलेक्ट किया गया है। मैंने भी आपको अलग अलग जो बुक के बताए नाम उसमें से ही कलेक्शन लिए हैं, ताकि आपको महत्वपूर्ण पॉइंट को एक बार रिवीजन के तौर पे आए और आपकी निगाहों से एक बार वो चीज़ गुजरेगी तो एग्ज़ाम में जब हमें ऑप्शन मिलता है तो हम वहाँ पे सही करने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कल भी मैंने आपको कुछ दिए थे और आज भी दे रही हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, जो जनगणना होती है, जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो टॉपिक बता रही हूँ कुछ मैंने पहले नहीं बताए, बताए ज़रूर होंगे, लेकिन हम अब इसको रिवीजन के तौर पर एक जगह कलेक्शन देख रहे हैं सभी चीज़ों का, कि हमारा फटाफट रिवीजन हो। तो बातचीत तो हो चुकी, अब हम चलिए रिवीजन करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारी है क्या? जनगणना। आपको पता है कि जनगणना अभी होनी थी, कोविड की वजह से लेट हो चुका है। तो जनगणना अभी जब तक नई वाली आंकड़े नहीं आए हैं सामने, तो हम जनगणना जो 2011 की थी उसी के आधार पर जो चीज़ें हैं उसी को पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं कि जैसे जनसंख्या के लिए आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न है। मैंने एक बार वीडियो दी थी तो कुछ है कैंडिडेट जिन्होंने कमेंट किया था कि मुझे नहीं पता क्या कि भारत की जनसंख्या जो है अब चीन से ज़्यादा है। जी, पता सबको है, आपको भी मुझे भी, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो हमारे बुक में है या कहीं पर भी है, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ना कि थ्योरेटिकल पेपर, ना ही रिटन एग्ज़ाम की बात करूं, तो आपको अगर ऑप्शन में अगर ऐसे आए तो आपको भी चाइना ही वहाँ पे क्लिक करना होगा। हाँ, अगर आपके करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ प्रश्न है तब आप वहाँ पे भारत कर सकते हैं ऑप्शन, तो आपका सही होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ समय पहले पेपर में हमें देखने को मिला था हर जगह कि हाँ, हमारे जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में चीन से ज़्यादा हो चुकी है, नंबर 1 पर है। तो लेकिन और कहीं पर भी जो जनगणना का डिटेल्स आता है 2011 के बाद जो जनगणना और होगी उसमें मेंशन नहीं है, इस वजह से आपको ऑप्शन वो सही करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखेंगे भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी। दोनों चीज़ याद करेंगे। पहले तो शुरुआत कब हुई थी वो याद रखना है, और दूसरा कि किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड मेयो थे का कार्यकाल चल रहा था 1872 में, जब पहली बार जनगणना कराई गई थी भारत की। तो देखिए, जो चीज़ पहले होती है और जो चीज़ आखिरी में होती है वो चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं बात कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब है। नियमित का मतलब है कि जैसे 1872 में हुआ, 1872 में, उसके बाद किस सन से जो है लगातार कंटिन्यू होने लगे जनगणना। तो देश में जो है नियमित जनगणना 1881 1881 से हुई, और उस समय काल चल रहा था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था। इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिएगा, लॉर्ड रिपन, रिपन की जगह याद करिए रिबन। जब हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, जब किसी का वेलकम करते हैं, नया हम कोई चीज़ करते हैं नहीं, तो रिबन लगाते हैं, रेड रिबन, फिर उसको कट करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा एनिवर्सरी के तौर पे कंटिन्यू चीज़ें चलती हैं। तो इनका नाम इससे जोड़ के याद कर लीजिएगा। नियमित चीज़ें हुई कब? रिबन काटने के बाद। तो लॉर्ड रिपन का समय था 1881 था। ठीक है, ट्रिक्स तो बहुत हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना के चलेंगे तो याद होगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और अगला है हमारा, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं। देखिएगा, लघु विभाजन वर्ष और महान विभाजन वर्ष दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, इसको अच्छे से याद करिएगा। देखेंगे,
महान विभाजन वर्ष कब हुआ था? पहले हुआ था, तो 1921 में, और 1951 में बाद में हुआ था। कौन सा लघु विभाजन वर्ष माना जाता है? जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 246। तो अनुच्छेद आर्टिकल 246 किससे संबंधित है? तो ये जनगणना से संबंधित है। अगला देखेंगे, जनगणना किस विषय के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जनगणना से रिलेटेड आंकड़े को निकालना। ये 7वीं अनुसूची में, टोटल अनुसूचियां वर्तमान समय में कितनी है? 12 है, कल बताया गया था। आगे देखेंगे, जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में हुई थी, तो अब तक हो जाना चाहिए था, 2024 चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से चीज़ें बहुत डिले हुई और अभी तक भी आंकड़ा डिटेल सामने नहीं आया। इस वजह से जो भी एग्ज़ाम अभी आपके होते हैं 2011 के अनुसार ही पूछा जाता है। आगे देखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी को ही जनसांख्यिकी कहते हैं, यानी जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो क्रम पूछा जा सकता है, तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और अभी जब भी ये डेटा दोबारा जारी होगा तो वो 16वां होगा, देश का 16वां जो है जनगणना होगा, और स्वतंत्र भारत का 8वां हो जाएगा जो अभी जारी होगा। फिलहाल अभी आपको यही याद रखना है कि 2011 वाला जो था 15वीं जनगणना थी देश की, और स्वतंत्र भारत की, भारत की आज़ादी के बाद 7वें नंबर की थी। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? जब भी कोई चीज़ नहीं होती तो उसको एक आदर्श वाक्य दिया जाता है। जैसे हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, उसमें कुल 29 प्रश्न थे। इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, मे बी 31 शायद क्वेश्चन है इस बार का। तो फिलहाल आपको अभी का याद रखना है 2011 का। आगे देखेंगे, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो प्रगणक शिक्षिका, शुभंकर रखते हैं ना जब कोई खेल होता है तो उसका शुभंकर होता है, तो उसी प्रकार से जनगणना का भी शुभंकर था 2011 में, तो वो क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लांडेन थे। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये नाम याद जरूर रखेंगे, R.A. गोपालास्वामी। R.A. गोपालास्वामी पहले स्वतंत्र भारत के जनगणना आयुक्त थे। तो अगर ईयर नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा नाम क्या था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्र मौली थे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछे तो आप बताएंगे R.A. गोपालास्वामी, जबकि जनगणना आयुक्त 2011 के कौन थे? तो श्री चंद्र मौली थे। अब जो नया आएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी पहली जाति आधारित जनगणना। आपने सुना होगा चुनावी माहौल जब चल रहा था तो बहुत जाति आधारित जनगणना की बात हुई, बिहार में चली थी कि हम जातिगत जो है जनगणना कराएंगे, पर अभी हुआ नहीं है, पर हो भी सकता है। तो पहली बार कब हुआ था? तो 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? तो अब तो पता है कि अब तो ज़्यादा हो चुका है, तो वैसे 121 करोड़ लिखा है, लेकिन अब ज़्यादा है। भारत में विश्व जनसंख्या का कुल कितना भाग है? तो 17.5 है। ठीक है, आगे देखेंगे, पुरुष जनसंख्या कितनी है? आपको ये डिजिट याद हो या ना हो, मतलब डिजिट में कि करोड़ कितने हैं, बस आप परसेंटेज याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है भारत में? तो 51.47, मतलब 51.47% पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं? तो 48.53% है, 48.53% जो है महिलाएं हैं भारत में। दशकीय वार्षिकी वृद्धि कितनी है? तो 17.7% व 1.64% है। मतलब दशकीय वृद्धि है 17.7% और वार्षिकी वृद्धि जो है 1.64% है। कुल साक्षरता दर यहाँ कितनी है? तो 73% जो है कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.8, मतलब 80.9% जो है पुरुष यहाँ पे साक्षर है, और महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 64.6%। तो महिलाओं का याद रखिएगा, इसलिए महिलाओं का याद रखिएगा कि देखिए हर जगह पे, मतलब ये आंकड़ों की बात करें, अब तो महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं हर क्षेत्र में, लेकिन अभी भी आंकड़ा जो है पीछे ही चल रहा है। तो इस तौर पे ये देखा जाता है कि ये
महिलाओं वाले आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिंगानुपात के प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1000 पुरुषों पर 143 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुष हैं तो उनके ऊपर 943 महिलाओं का मतलब ये होता है कि अगर विवाह की बात की जाए तो 1000 पुरुष में से केवल 943 ही महिला है। इस वजह से 943 पुरुषों का ही विवाह होगा, बाकी शेष का नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं के आंकड़े ये चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसका है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो शिशु लिंगानुपात, शिशु पूछा जाता है, ये भी प्रश्न कभी पूछा है, शिशु हम किसे कहते हैं? तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको शिशु कहते हैं। वैसे अगर हम CDP जब पढ़ते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग जो हैं विद्वान उनका अलग अलग कथन है, पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मेनली 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम शिशु में लेते हैं, जो कि हमारी 919 है लिंगानुपात। ठीक है, आइए आगे बढ़े। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो केरल का है, 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? तो हरियाणा का है। ये डेटा ना याद रहे तो चलेगा, लेकिन जो है स्टेट का नाम याद रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? तो पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? दमन व दीव में है। अब सिर्फ इसका नाम दमन और दीव नहीं रह गया, आपको पता है कि दमन व दीव, दादर नगर हवेली, ये पूरा मतलब एक में कर दिया गया है ना। आगे देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? तो बिहार की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट देखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है 2011 की जनगणना के अनुसार तो नागालैंड है। जब नए आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय हो सकता है ये सभी डेटाएं बदल जाएं। आगे देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो केरल की। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? तो बिहार की है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। देखिए, साक्षरता के मामले में बिहार पीछे है, महिलाओं में भी और टोटल की भी बात करें तो भी। ठीक। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की? लक्षद्वीप की है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की? दादर नगर हवेली की है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र का है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो 75 है, सबसे बड़ा है राज्य है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखें क्या इंपॉर्टेंट है। पहला देखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीति के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ इतना है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। आगे देखेंगे। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं। तो भरतनाट्यम के घराने देख लेंगे कौन है? तंजौर, कांचीपुरम और पंडनलूर। कांचीपुरम की साड़ियाँ आती हैं, कपड़े आते हैं, जो फीमेल होंगी उनको पता होगा। आगे देखेंगे। ईश्वर कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? मतलब ये किसके कलाकार हैं? नाम देके पूछा जाता है। तो है भरतनाट्यम के मुख्य कलाकारों का नाम याद रखेंगे, कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति। दोनों लोगों में कृष्ण लगा है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। देखिए, कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली अगर आएगा तो केरल का, अगर कथक पूछा जाए तो ये आपके उत्तर भारत का है। ठीक है, देखेंगे। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली है। कथकली की गीतों की भाषा कैसी होती है? तो मलयालम होती है। 1968 में 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर जो है काले वस्त्र, जो कथकली के कलाकार होते हैं वो काले वस्त्र धारण करते हैं और फिर उस पर नृत्य करते हैं। कथक जो है देखिए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, अभी मैंने इसको बताया। कथक और कथकली में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। देखिए, कथक जो है उत्तर भारत का, जबकि कथकली आएगा तो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसमें भी आपने कभी पढ़ा होगा तो ट्रिक सुनते हैं ना, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पुड़ी, अंधेरे में कोई खाता है नहीं ना, तो वैसे याद कर लीजिएगा लिंक करके। ठीक है, कुचिपुड़ी। आगे देखेंगे। वलतोर, नारायण मेमन, आनंद शिवरामन और माधवन कृष्ण कुट्टी, ये जो हैं कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली के ये कलाकार रहे। ओडिसी जो है उड़ीसा में प्रचलित नृत्य है, जो कि कला की प्राचीनतम शैली है। आगे देखेंगे।
ओडिसी नृत्य पूर्णतः जो है आराधना का नृत्य है। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा आराधना का नृत्य है, तो ओडिसी नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्रा तथा कालीचरण पटनायक, ये ओडिशा नृत्य के कलाकार हैं। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के में कुल कितने रस हैं, तो 9 रस हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो अभी हमने कथक कली देखा था, जो कथक कली है वो भी केरल की है, जबकि मोहिनी अट्टम भी केरल का है, दोनों याद रखेंगे। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। गाना गाने में लोग नाटक करते हैं ना, कहो किसी से बहुत वो अच्छा गाता भी होगा तो आप कहेंगे ना कि आप एक गाना सुनाइए, तो नाटक करेंगे, तो वही है कर्नाटक में गाना गाना, तो याद रखेंगे यक्षगान, गान से गाना और नाटक, तो याद रहेगा, लिंक कर लीजिएगा यक्षगान। सिर्फ आपको ये याद हो जाए इस वजह से बताया जा रही है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, वैसे तो आप अपने अनुसार इसे ही पढ़ें जैसे आपको सही लगता है। आगे देखेंगे जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हरि प्रसाद चौरसिया का अक्सर पूछा जाता है। अगला देखेंगे शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट अजंता तथा एलोरा की गुफा जो है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है, ये जरूर याद रखिएगा। अब जो हम नीचे के पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहला नागर शैली देखिए, जो नागर शैली है स्थापत्य शैली से कहेंगे, का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है। मुक्तेश्वर का मंदिर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, जैसे देखा लिंगराज मंदिर या खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो नाम ये जो यहाँ लिखे हैं इसी में से आएगा, अगर आना होगा तो याद कर लीजिएगा, वनडे एग्जाम में यहाँ से ही रिपीट होते हैं प्रश्न। देखेंगे मुक्तेश्वर मंदिर जो कि उड़ीसा में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये सभी जो है नागर शैली के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि नागर शैली किस काल में सबसे ज़्यादा प्रकट हुई थी या सबसे ज़्यादा लोग जानने लगे थे, तो गुप्त काल की है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं, तो द्रविड़ शैली के उदाहरण में नाम याद रखेंगे कौन सा, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली कहते हैं। पूछा जाए वेसर शैली क्या है, तो नागर और द्रविड़ शैली के जो मिश्रण होंगे उसी को हम वेसर शैली कहेंगे। नेक्स्ट है कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लकुड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली का उदाहरण है, तो दोनों याद रखेंगे कि जैन मंदिर जो वेसर शैली में है और जो है कालीश्वर मंदिर, ये सभी जो है वेसर शैली के उदाहरण है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में दिखाई देता है। ठीक है, कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था, ये कुतुब मीनार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाया था, शुरू किया था, लेकिन इसके जो कुछ मंजिल हैं वो बिजली गिरने से कुछ खराब हो गई थी, फिर भी उसकी मरम्मत जो है आगे भी कराया था, इल्तुतमिश ने भी करवाया था, तो इस तरीके से इस पर प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम उस पॉइंट पे जब आएंगे तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गांधी युग। गांधी युग का मतलब क्या है, जब महात्मा गांधी ने कुछ बहुत सारे काम किए, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे काम किए, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद जब वो इसमें शामिल हुए, जब भारत आए तो उन्होंने कुछ काम किए, उससे रिलेटेड प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही है आपका गांधी युग। गांधी युग तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको हम पढ़ेंगे। आइए देखिएगा। सबसे पहले तो ये सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और ये याद रखेंगे इनकी माता कौन थी, तो पुतलीबाई, पिता कौन थे, करमचंद गांधी, और पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। इनकी जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इनकी पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी को, उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं, और अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपके स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता के लिए सब शुरू किया गया था वो भी 2 अक्टूबर को ही शुरू किया गया था। आगे देखेंगे जो गांधी जी हैं वे मतलब गांधी जी 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए थे। कुल मिला के पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1893 में गए थे, वापस भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, किसको गांधी जो है राजनीतिक गुरु अपना मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखेंगे
गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, लेकिन अगर पूछा जाए जो कि भारत में न करके सबसे पहला सत्याग्रह का नाम पूछा जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन तो महात्मा गांधी जरूर इसमें शामिल हुए होंगे। तो नहीं, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? देखिए, सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने सत्याग्रह का 1906 में किया, लेकिन वो भारत में नहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कब किया था? 1917 में किया था। क्यों किया था? बिहार के चंपारण में किया था, मतलब वहाँ पे किसानों से संबंधित मामला था, वहाँ पर आके किया था। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा शब्द है उसका संबोधन किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, जब बारदोली सत्याग्रह था तो बारदोली से ही जब सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को कॉल किया था तो फ़ोन पर उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। आप पढ़े होंगे अगर मॉडर्न हिस्ट्री तो ये कहानी पता होगी। आगे देखेंगे, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की वजह से। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1913 में हुआ था और रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। रोलेट एक्ट के विरोध में ये सारी चीज़ें गांधी जी ने शुरू की थी। चौरी चौरा कांड, अब चौरी चौरा कांड को इसका नाम बदल दिया गया, चौरी चौरा एक्शन कर दिया गया, कांड शब्द हटा दिया गया है। फिर भी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो जान ले कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो क्या चौरी चौरा कांड जब हुआ था, इसमें हुआ क्या था? देखेंगे कि इसमें कुछ लोगों ने क्या किया था, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। शुरू किया था 5 फरवरी 1922 में, लेकिन चौरी चौरा जब कांड हो गया तो उसको असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, नहीं देखेंगे, ये जो है भी आपने पढ़ा था, असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने शुरू किया, लेकिन 1922 में वापस क्यों लिया था? उसका कारण था क्योंकि चौरी चौरा की घटना घट गई थी। और चौरी चौरा की घटना क्या हुई थी बता दिया आपको मैंने। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? अभी इसके बारे में बताया मैंने कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। मिलान वाले प्रश्न में आता है, वैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मिलान वाले प्रश्न नहीं आएंगे, डायरेक्ट आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। देखेंगे, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी को अंग्रेजों ने जो है केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको 1920 में जो है गांधी जी ने वापस कर दिया था। आगे देखेंगे, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। जो हरिजन और यंग इंडिया डायरेक्ट पूछा जाए और नवजीवन किसकी थे, मतलब किसकी पत्रिका थी, किसने लिखा, तो महात्मा गांधी जी की थी। इन्होंने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन किया, जबकि 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में हुआ था, में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मात्र एक बार बने थे। गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को 78 जो थे 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये याद रखिएगा सबसे पहले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी, जब ये दांडी यात्रा पे गए थे, वहाँ पर हुई थी। और 6 अप्रैल को शुरू कर दिया था। और कितने किलोमीटर पैदल चले थे? तो 388 किलोमीटर। वहाँ पर नमक बनाने का मतलब है एक मुट्ठी नमक उठाया वहाँ समुद्र से, फिर वहाँ पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 7 अप्रैल, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, कितने अनुयायियों के साथ? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की, 78 अनुयायी थे साथ में, उतने लोगों के साथ शुरू किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया। शुरू कब किया था? 1930 में शुरू किया और 1934 में जो है समाप्त कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी महात्मा गांधी ने? तो 1916 में की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है 1942 में प्रथम क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का, उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सबसे पहली बात तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को याद रहता है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। लेकिन किस आंदोलन के तहत दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला कब हुआ था? तो 1930 में पहला हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, फिर 1932 में हुआ था, जिसमें एक में मात्र शामिल हुए थे गांधी जी, जिसका नेतृत्व किया था कांग्रेस का। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों अधिवेशन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे, पूछा जाता है। आगे देखेंगे गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल ने जो है अर्धनग्न फकीर कहा था। मतलब पूछा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से किसने संबोधित किया, कौन कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आइए देखेंगे। अब देखिए हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे उनकी कुछ घटनाएं हैं और वर्ष हैं और उससे संबंधित विषय हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिएगा जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसमें जब कांग्रेस की स्थापना हुई और जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तब तक लेके कई जो है आंदोलन हुए और कुछ घटनाएं घटित हुई और कुछ सन जो थे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी परीक्षा के लिए, तो उसी को दिया गया है, उसी को हम यहाँ देखेंगे। ये आपकी लोसेंट की बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आइए चलिए रिवीजन करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखिएगा, एक एक करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। पढ़े होंगे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है। तो 1885 में हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। मुंबई क्यों लिखा है? क्योंकि मुंबई में ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का सबसे पहले जो मतलब हुआ था मुंबई में हुआ था। अगला देखेंगे बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन था, वो कब हुआ था? तो 1905। अभी मैंने ऊपर बताया भी था, 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न ऐसे बनता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है किस लिए हुआ था, तो आप ऑप्शन देगा तो आप बताएंगे कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी पॉइंट है जिसको हमें पढ़ना है और ये कम टाइम में आपका रिवीजन हो। आगे देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां जो है मेन इसके थे, हेड कह सकते हैं, जो कि ढाका में हुआ था ये स्थापना। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अच्छे से याद कर लीजिएगा। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जब विभाजन हुआ कांग्रेस का तो वो 2 गुटों में बट गया था, जैसे एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, और ये इसको सूरत फूट कहते हैं क्योंकि ये चीज़ सूरत में हुई थी। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन किसका है? तो एनी बेसेंट और तिलक, मतलब एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोगों का है ये 1916 में। फिर लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहा जाता है। तो 20 अगस्त 1917 को हुआ था। तो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी ये, उन्हीं के नाम पर इस घोषणा का नाम रखा गया था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है 20 अगस्त 1917 को कौन घोषणा की गई थी, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखेंगे रोलेक्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बिना दलील बिना अपील के कानून कहते हैं। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें बस शक के बिना पर ही किसी को गिरफ्तार कर लेते थे, पूछा भी नहीं जाता था क्या बात है, तो यही था, बहुत काला कानून भी इसे कहा गया। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को, जिसे हम काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए इसको बिना दलील बिना अपील के कानून कहा गया। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और जनरल डायर था जिसने गोली चलाने के लिए हुक्म दिया था, और ये घटना अमृतसर की है। आगे देखेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, जिसमें जो है शौकत अली और मोहम्मद अली मेन थे खिलाफत आंदोलन में। हंटर कमेटी की जो
रिपोर्ट है कब प्रकाशित हुई थी, तो 28 मई 1920 में हुई थी, जलियांवाला बाग से संबंधित है। कल मैंने आपको कमीशन पढ़ाया था, उसमें बताया था हंटर कमेटी। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आगे देखेंगे, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था कहाँ हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन था, बहुत अधिवेशन थे, सभी नहीं रटना है आपको। जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं या कोई आंदोलन की शुरुआत हुई है उसको याद रखना है। जैसे ये नागपुर अधिवेशन में ही क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। तो पूछा जाएगा कि 1920 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आपको याद रखना होगा कि ये नागपुर में हुआ था। समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने किया था। चौरी चौरा कांड अभी हमने पढ़ा था कि जिसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन 1922 में इन्होंने वापस ले लिया था। कब हुआ था, 5 फरवरी गोरखपुर जिले से हुआ था। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर लिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी इससे दुखी थे। वो अहिंसा मतलब वो नहीं चाहते थे किसी की बिना वजह उसकी मृत्यु हो, और जो है पुलिस थाने को ही जला दिया था लोगों ने, तो इस वजह से उन्होंने वापस कर लिया था। देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जो है मेन थे, अध्यक्ष के रूप में मतलब शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अक्टूबर 1924 में शुरू हुआ, सतीश चंद्र सान्याल थे इसके मेन। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 8 नवंबर 1927 में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन के नाम पर ही साइमन कमीशन बना हुआ है। आगे देखेंगे, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को हुआ था। आप देख रहे हैं जिस सीक्वेंस में ये डेट लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे भारत को आज़ादी मिली थी। देखते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही घटनाएं होती, घटित और भी हुई हैं बीच में, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे देखेंगे, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व के विरोध में उन पर लाठी प्रहार हुआ था, और लाठी प्रहार से ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो अगस्त 1928 में आया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। लाहौर षड्यंत्र केस कहाँ था, कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पे क्या किया गया था, बम फेंका था। बम फेंका गया था, लेकिन उसमें जो है जिसके लिए फेंका गया था उनकी ब्रिटिश जो अध्यक्ष था उसकी तो मृत्यु नहीं हुई, उसकी वाइफ की हो गई थी। तो ये मैटर था वहाँ पे। आगे देखेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई, 2 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसी वजह से 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे, नमक सत्याग्रह के बारे में देखें तो 12 मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक ये चीज़ चली थी। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं हुई थी जब गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, मतलब नमक कानून तोड़ा था, तभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930। अभी मैंने बताया था ना कि 3 हुआ था। ठीक, ये उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहले वाले में कौन थे, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड अध्यक्षता में लंदन में आयोजित था। और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। यहीं पर गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों किया था, जब नमक कानून तोड़ा था तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और गांधी इरविन जब समझौता हुआ 4 मार्च 1931 को, तो वहीं पर स्थगित हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को, जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है
कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, जिसको हम यरवदा सेंट्रल जेल कहेंगे, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये मुद्दा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। मतलब पूना पैक्ट, मतलब यरवदा जेल में गांधी जी थे, वहां पर मिलने डॉक्टर अंबेडकर उनसे गए और उनके बीच में समझौता हुआ था जिसका नाम है सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें जो है दलितों के लिए पहले 71 सीटें थी और भीमराव अंबेडकर ने कहा कि उनको 148 सीटें सुरक्षित चाहिए, वही चीज़ थी। आगे देखेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, 17 नवंबर। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में हुआ, जिसमें के गठन में कौन लोग थे? जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी और SM जोशी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाते हैं। मुक्ति दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिया था, मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र इस दिन दे दिया था, इस वजह से मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये चीज़ हुई थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के समय में ही अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो मार्च 1942 को आया, स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों के सम्मेलन में हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने के लिए आश्वासन दिया गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन का जो है आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिएगा, ज़रूर से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखें क्या है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आए थे। पूछा जाता कैबिनेट मिशन में जो है कौन कौन शामिल थे? तो पहला नाम पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्ताव 16 मई 1946 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब हुई थी। नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को आई। वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुई थी। अभी तक आपने ऊपर से नीचे तक जितनी चीज़ें पढ़ी आप देखे होंगे, एक क्रम से चीज़ें चली आ रही थी कि किसके बाद क्या क्या हुआ, कंटिन्यू। एक बहुत अच्छा रिवीजन है इसको, अगर हम देखें कि हमारे भारत को स्वतंत्रता कब मिली, बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे उसी टाइम में। भूदान आंदोलन जो है किससे संबंधित है? 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। इसकी शुरुआत पोंचमपल्ली नलगोंडा मतलब तेलंगाना में है, विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान में दी थी, भूमि मतलब दान में दी थी, इसी वजह से उसका नाम भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या चीज़ें शामिल रही भारत को स्वतंत्र करने तक में, इंपॉर्टेंट, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा रिवीजन है। आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उसको देखेंगे। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता था। पहले आपको पता है कि जो है योजना आयोग था, योजना आयोग को हटाते ही नीति आयोग बना जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हो गई थी आपके 2015 से हुई है। ठीक है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
दिया जाता था। देखिए योजना आयोग भले ही समाप्त हो गया लेकिन इससे प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं वो देखेंगे। जैसे ये बनता है, पहली योजना में किस पर बल दिया गया था, तो कृषि पर बल दिया गया था। और इस जो पहली प्रथम योजना थी, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में हुई थी। तो पहला सन जरूर याद रखिएगा। और इसको क्या किस मॉडल का नाम दिया गया, तो हेराल्ड डोमर मॉडल दिया गया था। तो ये मॉडल और पहली पंचवर्षीय योजना में किस में ज़्यादा फोकस था वो याद रखिएगा कि पहली फोकस सबसे ज़्यादा थी कृषि पर, और दूसरे पंचवर्षीय योजना में पीसी महानोलोविस के विकास मॉडल पर आधारित है, जिसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया। पहले में कृषि पर बल दिया गया, दूसरे में औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना के दौरान क्या क्या हुआ था ये याद रखिएगा। जैसे भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना खुला था। और तीसरे में क्या हुआ था, तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्ध मॉडल पर यह आधारित है, जिसमें जो आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, मतलब आत्मनिर्भर की बात की गई थी तीसरे पंचवर्षीय योजना में। पहले में कृषि में जोर दिया गया था, बल दिया गया, और दूसरे में जो है औद्योगिकरण के लिए बल दिया गया था। सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी, तो तीसरी ही सर्वाधिक असफल योजना थी। ठीक है, क्यों हुआ था असफल, वहाँ बहुत सारे कारण थे। उस समय भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और भयंकर सूखा पड़ गया था, इस वजह से ये योजना फेल हो गई थी। ठीक है, और वार्षिक योजनाएं जो है या योजना आयोग अवकाश जो था हरित क्रांति के दौरान हुआ था। देखेंगे वार्षिक योजना अवकाश 1966 से जो है 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ योजना जो है आर गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उतना इससे पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। आगे देखेंगे किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी की सरकार ने जो है अनवरत योजना का या रोलिंग प्लान भी चलाया था। ठीक है, आगे देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ, इसकी पीडीएफ भी आप देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको किसी का सन नहीं याद रखना है, क्योंकि देखिए अब ये पूछा नहीं जाता। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया। 10वीं योजना जो थी 2002 से 2007 में थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12 पंचवर्षीय योजना टोटल आई थी जो कि 2017 तक चली थी। एक बात आपको और बता दूं कि पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष की नहीं थी, तो 5वीं ही पूरी नहीं थी, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक, आइए अभी हमने जो जनगणना पढ़ा था एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं अधिकतम न्यूनतम जो कि पूछे जाते हैं। जैसे जनसंख्या की दृष्टि में अधिकतम कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ सबसे अधिक है, तो मेघालय में अधिक है, नागालैंड में सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व तो बिहार में सबसे अधिक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। लिंगानुपात केरल में अधिक है और हरियाणा में कम है। साक्षरता के मामले में केरल जो है सबसे अधिक है, और न्यूनतम में बिहार आएगा आपका। और पुरुष साक्षरता में केरल नंबर 1 पे, बिहार जो है सबसे कम में है। और महिला साक्षरता केरल में अधिक है, राजस्थान में कम है। देखिए महिला में यहाँ राजस्थान है, बिहार नहीं है। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई सभी यूज़फुल हैं, इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम अभी होंगे, चाहे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, यूपी TSSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहीं भी देंगे सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके जीएस का देखिए बदलता नहीं है, लेवल आपके अप डाउन होते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो सही लगी होगी और अब इससे रिवीजन भी करेंगे। पढ़ा देना ही बड़ी बात नहीं होती, आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं वो मायने रखता है। ठीक है, तो रिवीजन करिएगा, 1 से 2 बार इसको ध्यान से सुनिए। आपको ज़्यादा लगता है तो स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए। ऑलरेडी मेरी स्पीड इतनी होती है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। इतना रिवीजन आप लोग करेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।